हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। और क्लास 10th के चैप्टर धातु और धातु की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंचे हैं केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन की तरफ। रासायनिक बंधन, जब दो अधातुओं के बीच, एक धातु और एक अधातु के बीच, हमेशा याद रखिएगा रासायनिक बंधन हमेशा या तो दो अधातुओं के बीच होता है जिसको बोलते हैं सह संयोजक बंधन। जब दो अधातुएं या दो से अधिक अधातुएं अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करती हैं, वहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, साझा होता है, शेयरिंग। और एक होता है आयनिक बंधन, जिसमें एक धातु और एक अधातु अपने इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करते हैं, यानी एक दूसरे को देते और लेते हैं। और तीसरा होता है दो धातुओं के बीच अभिक्रिया। तो याद रखिएगा आप लोग कि दो धातुओं के बीच अभिक्रिया कभी होता ही नहीं है। दो धातुएं कभी किसी बॉन्ड का निर्माण नहीं करती हैं, यानी रिएक्शन उनके बीच नहीं होता है। तो होता किनके किनके बीच है? एक धातु और एक अधातु के बीच, या दो से अधिक अधातुओं के बीच। तो सबसे पहले इसके तीन तथ्य, केमिकल बॉन्डिंग के तीन तथ्य जो हैं, इसके तीन तथ्य। पहला, धातु तथा अधातु इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर आयनिक यौगिक का निर्माण करती हैं। धातु और धातु इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर क्या बनाती हैं? आयनिक यौगिक। एग्जाम्पल एक देते हैं, NaCl। दूसरा एग्जाम्पल CaO। याद रखिएगा वही अभिक्रिया या वही बंधन आयनिक बंधन होगा या आयनिक यौगिक होगा जिसमें धातु और अधातु दोनों शामिल हों। धातु और अधातु अगर शामिल रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। और अगर दो अधातु शामिल रहेंगे या दो से अधिक अधातु शामिल रहेंगे तो उसको कौन सा बंधन बोलेंगे? सह संयोजक बंधन। दूसरा इसका है तथ्य कि अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, साझा होते हैं। इन्हें सह संयोजक बंधन कहा जाता है। अधातुओं के बीच आयनिक बंधन नहीं बनता है, इनके बीच बनता है कौन सा बंधन? सह संयोजक बंधन। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो H2O, CO2, CH4, ये सब जो हैं, ये सब कैसे बंधन है? सह संयोजक बंधन। कैसे हैं? H भी अधातु, O भी अधातु। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों को तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं और जल बन जाता है। CO2, कार्बन भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। जब ये दोनों भी इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेंगे तो बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। CH4, मेथेन। यहाँ कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ साझा करता अपने इलेक्ट्रॉनों को, और वो क्या बनाता है? मेथेन। तो ये दूसरा है। पहला क्या था? धातु और धातु इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करके क्या बनाती हैं? आयनिक यौगिक। इसमें एक धातु होता है और दूसरा क्या होता है? अधातु। अधातुओं के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ये क्या बनाती हैं? सह संयोजक
बंधन, जिसमें सभी क्या होती हैं, टोटल क्या होते हैं इसमें, अधातु। और तीसरा है इसका धातु और धातु, जिनके बीच अभिक्रिया नहीं होती है। यहां लिखेंगे कि धातु धातु के बीच अभिक्रिया नहीं होती है। यानी अगर दो धातु एक साथ रहेंगे तो उनके बीच अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसको आप लोग उतार लें, बाकी आगे की चर्चा करते हैं। अब है अणु का निर्माण कैसे होता है। अणु का निर्माण होता है दो या दो से अधिक सदृश या असदृश परमाणुओं से। हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक सदृश या असदृश परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है H2, H2O, O2, CO2, ये सब। ये कितने परमाणु से बना है ये अणु? हाइड्रोजन के कितने परमाणु से H2 बना है? 2। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? और ऑक्सीजन के? यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? यहाँ कार्बन के कितने परमाणु हैं? और ऑक्सीजन के? तो दो या दो से अधिक सदृश या असदृश। सदृश किसको बोलते हैं? जो एक जैसा होता है। जैसे ये दोनों है सदृश, ये दोनों जो है ये क्या है? सदृश। लेकिन ये दोनों क्या है? असदृश। उसका रीजन क्या है कि ये और ये एक ही जैसे परमाणु से बना नहीं बना है। यहाँ H2 है तो हाइड्रोजन के दोनों परमाणु एक जैसे हैं। O2 है तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणु क्या हैं? एक जैसे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सदृश। और ये क्या है? असदृश। अब इसी में आता है तात्विक अणु। तो तात्विक अणु का परिभाषा क्या होगा? तात्विक अणु, इसको हम परिभाषित करेंगे कैसे? दो या दो से अधिक सदृश परमाणुओं से, दो या दो से अधिक सदृश परमाणुओं से बने अणु क्या कहलाते हैं? तात्विक अणु कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक एक ही जैसे परमाणुओं से जो अणु बनता है उसको बोलते हैं तात्विक अणु। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो है O2, N2, O3, ये सब कैसे अणु हैं? तात्विक अणु। S8 ये भी कैसा अणु है? क्योंकि ये सल्फर के 8 परमाणुओं से बना है। ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना है। ये नाइट्रोजन के, तो इन सब में एक ही ऐसा परमाणु है कि नहीं है? तो ये कैसे अणु हो गए? तात्विक अणु। अब इसके बाद आएगा कैसा अणु? यौगिक अणु। तो यौगिक अणु का परिभाषा क्या लिखेंगे? यौगिक अणु दो या दो से अधिक, हाँ, उतना ऊपर नहीं जा रहा है। दो या दो से अधिक असदृश परमाणुओं से
बने अणु यौगिक अणु कहलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब हम ऐसे अणु को लिखेंगे जिसमें दो या दो से अधिक असदृश, मतलब एक जैसा परमाणु नहीं बल्कि अलग अलग परमाणु मिले हुए हैं। जैसे क्या, CO2, H2O, NH3, CH4, ये सब क्या है? यौगिक अणु। क्या एक जैसा परमाणु है सब में? नहीं। तो पुनः रिपीट कर देते, एक बार समझ लो कि दो या दो से अधिक एक जैसे परमाणु, जिसको बोलते हैं सदृश, या अलग अलग परमाणु जब मिलते हैं तो वो बनाते हैं क्या? अणु। ये अणु कहलाएगा जिसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु शामिल हैं? 2। 9th क्लास में पढ़े थे परमाणुकता। परमाणुकता किसको बोलते हैं? जितने भी तत्व शामिल हैं उनमें सभी परमाणुओं को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होता है परमाणुकता। अगर सवाल ऐसा हो कि यहाँ हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है? कितनी है? 2। यहाँ H2O की परमाणुकता कितनी है? 3। यहाँ ऑक्सीजन की 2। यहाँ CO2 की, CH4 की परमाणुकता कितनी है? 5, क्योंकि H 4 और C 1 5, तो वो होता है परमाणुकता। यहाँ पे ये है कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं से कोई यौगिक बनता है तो वो अणु कहलाता है। अणु, यौगिक के सबसे छोटे भाग को अणु कहा जाता है, ठीक है, और पदार्थ के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है? H2, H2O, ये कौन सा परमाणु है? कौन सा अणु है? यौगिक अणु कि तात्विक अणु? ये कैसा अणु है? यौगिक अणु, क्योंकि इसमें अलग अलग परमाणु शामिल हैं। एक जैसे हैं क्या? O2 कैसा अणु है? तात्विक, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ दोनों परमाणु एक जैसा है, यही ना। अब है तात्विक अणु। दो या दो से अधिक एक जैसे परमाणुओं से जो अणु बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? तात्विक अणु। जैसे O2, इसमें ऑक्सीजन के दोनों परमाणु शामिल हैं, आज बॉन्डिंग भी सीखेंगे हम लोग। N2, यहाँ नाइट्रोजन के दोनों परमाणु शामिल हैं। O3, यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु शामिल हैं। तो ये चूंकि एक ही जैसे परमाणुओं से बने हैं इसलिए ये क्या कहलाएंगे? और यौगिक अणु में क्या होता है? दो या दो से अधिक और सदृश परमाणु शामिल होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जानते हैं हम लोग। अब है ये कुछ अक्रिय गैस 6। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन और इनकी परमाणु संख्याएं क्रमशः 2, 10, 18, 36, 54 और 86 है। अष्टक नियम का जो सिस्टम बनता है अब यहाँ से, क्योंकि बॉन्डिंग में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अष्टक नियम को। अष्टक, जब कोई भी तत्व अपने सबसे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को भर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? अष्टक नियम या अष्टक। और एकमात्र तत्व हीलियम है जो बनाता है ड्यूप्लेट, बाकी ये सब क्या बनाते हैं? अष्टक। ये सारे सभी तत्व अन्य जो इनके बीच के हैं वो या तो ड्यूप्लेट, हाइड्रोजन जैसे ड्यूप्लेट का निर्माण करना चाहता है, लिथियम ड्यूप्लेट का निर्माण करना चाहता है, बेरिलियम ड्यूप्लेट बनाना चाहता है। तो वो सभी तत्व जो ड्यूप्लेट बनाना चाहते हैं, वे सारे तत्व जो क्या बनाना चाहते हैं? ड्यूप्लेट, वो हीलियम के साथ समझौता करते हैं, हीलियम के साथ। बाकी जो तत्व हैं वो सारे नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जैसे अक्रिय गैसों के जैसा बनना चाहते हैं। और जो हाइड्रोजन के, जो हीलियम के नज़दीक के तत्व हैं वो हीलियम के जैसा बनना चाहते हैं।
अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कक्षाओं की संख्या 4, K L M N। हीलियम कितना रखता है? 2। उसके बाद नियॉन, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8। ऑर्गन 2 8 8। उसके बाद चूंकि हमें जाना है 86 तक, इसलिए हम कक्षाओं को बढ़ा देते हैं। 86 तक में सबको एडजस्ट करना है, इस कक्षाओं को बढ़ा दिए। क्रिप्टन पहले में 2, फिर तीसरे में अधिक से अधिक कितना, और चौथे में क्या रखेगा ये, इसका भी अष्टक। देखना ये है कि सारे अक्रिय गैस अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जेनॉन पहले में, फिर उसके बाद अब देखते हैं इसकी पूर्ति हुई कि नहीं हुई। 2 8 10 और 18, 28 और 18 46 और 8 54 हो गया इसका भी। रेडॉन 2 फिर 18, क्योंकि तीसरे कक्षा में रख सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32, फिर और लास्ट में कितना। अब देखते हैं 8 2 10 और 18, 28 और 32 60 और 18 78 और 8 86, इसके भी हो गए। अब आप लोग देखिए सारे अक्रिय गैस जो भी हैं उसके अंतिम कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, सबका अष्टक क्लियर है ना। अगर कहीं सवाल ऐसा आ जाए कि अक्रिय गैस अस्थायी क्यों होती हैं या वो साझा क्यों नहीं करती हैं, वो अभिक्रिया क्यों नहीं करती हैं, तो एक ही जवाब देना है, क्योंकि अक्रिय गैसें अपने सबसे अंतिम कक्षा को अष्टकों से पूर्ण कर लेती हैं। कर ली है ना, देखिए अष्टक सबका पूरा है ना। हाँ, जिसका अष्टक पूरा नहीं होगा उसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन दान करना होगा, और जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन दान करते हैं वही तत्व अभिक्रिया करते हैं। इसका मतलब साफ है कि ये 6 अक्रिय गैस अभिक्रिया करेंगे कभी? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनका अष्टक पूरा हो चुका है। ठीक है, इसी में अब यहाँ से इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे सभी तत्व, जो भी तत्व हैं धातु या धातु, इलेक्ट्रॉनों को साझा करके या इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करके कैसे वो अपना अभिक्रिया पूरा करती हैं और कैसे यौगिकों का निर्माण करती हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। अष्टक नियम, इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। जितना भी तरह का अभिक्रिया होता है, जितने भी तरह के यौगिकों का निर्माण होता है, अष्टक रूल से ही होता है। वह नियम जिसमें कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर या साझा करके अपने सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 कर लेते हैं, उन्हें अष्टक का नियम कहा जाता है। अब है क्या अष्टक का नियम? ऑक्सीजन
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। लेकिन अष्टक का नियम क्या बताता है कि अपने सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? 8। तो इसको अपने सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। यानी जब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये जाएगा तो माइनस में, लेकिन जब ये लेगा तो इसके पास बाहरी कक्षा में कुल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। ये कितना इलेक्ट्रॉन लिया? या साझा 2 इलेक्ट्रॉन किया? लेना या साझा करना? कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। और इसका अष्टक पूरा हुआ ना, तो ये अपने बाहरी कक्षा में चाहे वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ले, कोई भी तत्व, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके पूरा करे, अगर उसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 8। तो इस नियम को हम क्या बोलते हैं? अष्टक नियम। ठीक है। और ड्यूप्लेट भी इसमें कहता है, ड्यूप्लेट। अब ड्यूप्लेट का जो रूल होता है, ड्यूप्लेट सिर्फ और सिर्फ हीलियम के नजदीक वाले तत्वों पर लागू होता है। किस पे? हाइड्रोजन पर, लिथियम पर, बेरिलियम पर, बोरॉन पर। इन चारों पर ड्यूप्लेट रूल लागू होता है, क्योंकि हीलियम जो अक्रिय गैस है, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 2। इसकी कितनी है? इसकी और इसका। अगर ये सभी तत्व इसके नज़दीक हैं तो याद रखिएगा कि जिस तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 रहे, उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। और जो भी तत्व अपने सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 पूरा करना चाहते हैं, वो अष्टक के नियम को फॉलो करेंगे कि ड्यूप्लेट के नियम को फॉलो करेंगे? ड्यूप्लेट। कौन कौन फॉलो करेंगे? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, यही चारों ना। कैसे करेंगे? अब हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको अगर हीलियम के जैसा स्थायित्व प्राप्त करना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1। तो ये अष्टक को देखेगा कि ड्यूप्लेट को देखेगा? ड्यूप्लेट। समझ में आ रहा है ना? यानी जो तत्व जिसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी वो बनाएंगे ड्यूप्लेट का रूल, और जिनके पास 8 होगा वो किसका रूल बनाएंगे? अष्टक का रूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ तक लिख लीजिए, बाकी फिर बॉन्डिंग पे आते हैं हम लोग। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। किसी भी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दर्शाया जाता है डॉट स्ट्रक्चर से। कैसे? ऑक्सीजन के पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे? 2 और 6। ऑक्सीजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? हमेशा याद रखना है क्या कि सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही डॉट स्ट्रक्चर के रूप में लिखा जाएगा। डॉट के रूप में वही आएगा। तब सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 2, 2, 4 और 2, 6। ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर इसको अपना अष्टक पूरा करना हो तो ये क्या करेगा? यहाँ से बॉन्डिंग का शुरुआत कर रहे हैं हम कि अगर ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करना हो तो ये क्या करेगा? या इसके अणु को हम O2 क्यों लिखते हैं? H के अणु को हम H2 क्यों लिखते हैं? N के अणु को हम N2 क्यों लिखते हैं? Cl को Cl2 क्यों लिखते हैं? ये सब कुछ जान जाते हैं। इन चारों को जान जाते हैं आज। इन चारों को सबसे पहले O2 क्यों लिखते हैं? यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए?
2। और डाल्टन का ये थ्योरी कि सभी परमाणु सदृश होते हैं, किसी भी तत्व के सभी परमाणु सदृश होते हैं, इस पे अगर हम आए तो जो स्थिति इस परमाणु का है, ऑक्सीजन के अगले परमाणु का भी सेम स्थिति होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। उसके भी सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6। दोनों क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करेगा। साझा कैसे करेगा? 2, 2, 4, 2, 6। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन था सबसे बाहरी कक्षा में, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन था। अब ये दोनों साझा करेगा। करना क्या है दोनों को? पूरा अष्टक। अष्टक का मतलब सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। ये इससे साझा किया और ये किया कि नहीं किया? अब देखते हैं, गिनते हैं अष्टक पूरा हुआ कि नहीं। इसका 4 और 4 कितना? इसका 4 और 4 कितना? ये दोनों अष्टक पूरा किया कितने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके? इसलिए इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड पड़ता है, डबल बॉन्ड, द्विबंधन। क्यों? क्योंकि ये दोनों कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है? हम लोग आगे पढ़ेंगे एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन, लेकिन उसको आज ही थोड़ा सा जान लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये दोनों ऑक्सीजन का दोनों परमाणु मिलके यहाँ अष्टक पूरा करता है, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है? O2। अब देखते हैं H2 क्यों लिखते हैं? H2 हाइड्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसको अगर ड्यूप्लेट पूरा करना है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1। अब ये किससे लेगा? अपने ही परमाणु से शेयर करेगा। यहां पे एक और परमाणु आएगा और चूंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करेगा, तभी दोनों का क्या पूरा होगा? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट ना, अष्टक नहीं बनाता है ये क्या बनाता है? ड्यूप्लेट। तब इसका ड्यूप्लेट हुआ, इसका हुआ। ये दोनों ड्यूप्लेट तो बना लिया, लेकिन कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है? इसलिए इन दोनों के बीच एक बंधन बनता है। आ रहा है समझ में? इसके बाद बात करते हैं त्रिबंधन का, N2 का। N2 नाइट्रोजन का टोटल परमाणु संख्या कितना है? 7। इसके पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? सबसे लास्ट में 5। इसको कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि इसका भी अष्टक पूरा हो जाए? 3। अब ये 3 कहां से लेगा? साझा करेगा। किससे? अपने ही परमाणु से। तो नाइट्रोजन के सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। इसलिए ये क्या करेगा? इसको जब एडजस्ट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पर तो वो इस प्रकार होगा, 2, 3, 4, 5। 5 हुआ इसका। अब जो भी परमाणु इसका आएगा यहाँ, उसके पास भी सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। यही स्थिति ना है उसके पास भी। 1, 2, 3, 4 है 5। 5 इसके पास भी, 5 इसके पास भी हुआ। दोनों को पूरा करना है क्या? अष्टक। कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 3, 3। ये इससे शेयर किया और ये इससे किया शेयर, दोनों। इसका भी अष्टक हुआ 6 और 2 8। इसका भी अष्टक हुआ 6 और 2 8। अब क्या करते हैं? चूंकि इन दोनों के बीच कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 3, 3। इसलिए जब हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? N और फिर त्रिबंधन है ये, ट्रिपल बॉन्ड, और फिर N, क्योंकि दोनों के बीच कितना कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है? 3, 3। अब चूंकि 2 परमाणु आकर अष्टक पूरा किया, यही ना? यहां भी नाइट्रोजन कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु ना? नहीं है 2 परमाणु। तो ये दोनों आकर के यहां क्या बनाए हैं? अपना अष्टक। इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? N2। इसको क्या लिखते हैं? और इसको क्या लिखते हैं? ये था डबल बॉन्ड, ये था
सिंगल बॉन्ड, और ये कैसा बॉन्ड था? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का उपयोग होता है जब सबसे बाहरी कक्षा में जितना पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से उसको वहां पर क्या करते हैं? व्यवस्थित। ठीक है, इसको उतारिए, बाकी क्लास कल से होगा। ठीक है।